नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के टेस्ट में। और आज के टेस्ट का अपना टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। साइकोलॉजी की ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 10वां टेस्ट आज साथियों रहेगा। और बिल्कुल टॉपिक वाइज अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है और उसके बाद में पूरे सिलेबस का भी टेस्ट करेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अप्लाइड क्वेश्चंस भी हैं और अदर एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न भी हैं। तो 30 क्वेश्चंस को शामिल किया है यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया सा पेपर रहेगा आपका। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे और आपकी तैयारी अगर शानदार आपने साइकोलॉजी की है तो 30 में से 25 प्लस आप सही करोगे, अगर आपने ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है तो। ठीक है साथियों, चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का अपना पहला जो प्रश्न है वो है, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टीकृत होती है? 1 प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 3 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या 4 संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए साथियों, यहाँ पे कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। अमूर्त चिंतन और तर्कना के लिए कौन सी अवस्था जो है वो जिम्मेदार है एक प्रकार से यहाँ पे, तो वो रहेगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। जो चौथी अवस्था जो बताई थी जीन पियाजे ने, वो भी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही है और उसी में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए दूसरा अपना प्रश्न है कि किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत, 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो साथियों, जो किशोरावस्था है वो किस अवस्था से संबंधित है? जीन पियाजे के अनुसार वो संबंधित साथियों आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अमूर्त चिंतन वाली जो अवस्था है वो आपकी किशोरावस्था से संबंधित रहेगी। इसलिए उत्तर नंबर 4 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा। चलिए तीसरा अपना प्रश्न है कि पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 2 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 3 अंतर्ज्ञानी विचार अवस्था या 4 पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। तो कौन सा उत्तर यहाँ पे सही रहेगा साथियों? यहाँ पे रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसको जीन पियाजे ने क्या बोला है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था साथियों बोला है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं कि ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है क्रियात्मक अवस्था, विलोमीयता की प्रक्रिया, अंतःप्रज्ञा काल या 4 पूर्व प्रत्यात्मक काल। तो कौन सा सही रहेगा साथियों? ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में क्या सम्मिलित है? तो ब्रूनर के अनुसार विलोमीयता, अंतःप्रज्ञा काल और पूर्व प्रत्यात्मक काल शामिल नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पे अपना उत्तर सही रहेगा। ठीक है, क्रियात्मक अवस्था। चलिए पांचवा अपना प्रश्न कि अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 1 सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण सिद्धांत, 2 जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, 3 लोरेन कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत या 4 हिल्दा तांबा निर्मितवादी सिद्धांत। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए, सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया गया, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया, यह भी सही है। लोरेन कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो यह भी बिल्कुल सही बात है। तो जो हिल्दा तांबा है वो निर्मितवादी सिद्धांत देने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया, जबकि ऐसा नहीं है। निर्मितवाद जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया साथियों? जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। तो ये ध्यान में रखिएगा, निर्मितवाद जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत दे रखा है यहाँ पे, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो छठा प्रश्न है वो है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? 1 प्रबलन, 2 अवलोकन अधिगम, 3 स्कीमा या 4 अनुबंधन। तो साथियों बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है और ये जब मैंने सिद्धांत करवाया था बहुत ही अच्छे से सिद्धांत करवाया था आपको और बहुत अच्छे से बताया भी था कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वहाँ पे एक शब्द की अपन ने जो है चर्चा की थी और वो था शब्द आपका स्कीमा। तो यहाँ पे स्कीमा जो वो सही उत्तर आपका रहेगा। इस शब्द का जिक्र जो है स्किनर के द्वारा पियाजे के द्वारा आपके किया गया है। ऑप्शन नंबर 7 है, संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है? सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज
या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम जो स्तर है वो कौन सा होगा साथियों, वो होगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है यानी कि जो लास्ट वाली स्टेज है जहाँ पे अमूर्त चिंतन भी इसमें होने लगता है, ये वाली जो अवस्था है वो उच्चतम स्तर माना गया है। ठीक है, और सेंसरी मोटर स्टेज ये आपका जो है वो बिल्कुल निम्न स्तर यानी कि संवेदी पेशी अवस्था भी जिसको बोलते हैं निम्न अवस्था माना गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, आपको उच्च स्तर पूछा जाए तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और निम्न स्तर पूछा जाए तो सेंसरी मोटर स्टेज माना जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए 8वां प्रश्न है कि पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। 1 संज्ञानात्मक विकास, 2 आत्म केंद्रित विकास, 3 व्यवहारात्मक विकास या 4 पर्यावरणीय विकास। पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। साथियों किसके परिणाम स्वरूप होता है, संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप होता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही रहेगा। 9वां अपना प्रश्न है कि पियाजे की संवेदनात्मक गामक अवस्था किस अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए थे। 1 प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं गए। ठीक है, दूसरा गौण वृत्तीय अनुक्रियाएं, 3 सहज क्रियाओं का प्रयोग, 4 मानसिक सम्मिश्रण। तो देखिए साथियों इसका उत्तर रहेगा प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं। बच्चा जो है वो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि पियाजे की संवेदनात्मक गामक अवस्था किस अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो कि पहली बार संयोग से हुए। तो बच्चा क्या करता है, खेलता रहता है और वो पोटी जब कर देता है तो वो क्या है कि वो संयोग से पहली बार हो गई, उसने ज़बरदस्ती नहीं की, अपने आप हो जाती है। अब जो है वो खेल रहा है आराम से, उसको ठंड नीचे महसूस हो रही है, आराम से खेल रहा है, कोई मज़े से, उसको टेंशन नहीं है, तो वो उसमें आनंद ले रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब बच्चा शिशु शेषवावस्था में हो, तो वो संवेदी पेशी अवस्था या प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया जो है उसी अवस्था में आएगा। और ये तो पहली बार तो अपने आप होता है, उसके बाद बच्चा इसको दोहराता है क्योंकि उसको आनंद आता है इस चीज़ में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही रहेगा। और यहाँ ये जो पियाजे का सिद्धांत मैंने जब आपको पढ़ाया था, ये सारी बातें वहाँ पे बताई थी, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों। और वीडियो लाइक करने के बाद चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। चिंतन, प्रत्यक्षण, स्मृति या परिपक्वता। देखिए साथियों संज्ञानात्मक प्रक्रिया में जिसको शामिल नहीं कर सकते वो है आपका परिपक्वता। परिपक्वता जो है वो एक विकास से संबंधित है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। चिंतन, प्रत्यक्षण और स्मृति ये तीनों के तीनों जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित है, लेकिन परिपक्वता यहाँ पे नहीं आएगा, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। 1 बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। 2 निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। 3 बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। 4 विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो देखिए साथियों यहाँ पे लगभग सारी बातें जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो कौन सी सही नहीं है। यहाँ पे जो आपका पॉइंट नंबर 2 है वो क्या है, देखिए निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो ये बात जो अपन पियाजे के सिद्धांत में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है अधिगम के बारे में। तो ऑप्शन नंबर इसमें अभ्यास या अभ्यास के द्वारा अधिगम होता है, निरंतर अभ्यास के द्वारा अपन सीख सकते हैं, ऐसी किसी भी बात का वर्णन जो पियाजे के सिद्धांत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट उत्तर आपका रहेगा। ठीक है साथियों, 11वां अपना प्रश्न हो गया। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। 1 प्रतीकात्मक विचार का विकास, 2 अहम्मन्यता, 3 अनुक्रमणीयता, 4 ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो साथियों यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, सीमा नहीं है मतलब ये कार्य पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि शेष अवस्था में बच्चा कर सकता है, वह प्रतीकात्मक विचार का विकास। किसी चीज़ को देख करके बच्चा उसके बारे में विचार विकसित कर लेता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए एक मोमबत्ती जल रही है और उसके बच्चा जो पहली बार शिशु उसके पास आएगा उसको हाथ लगा देगा तो उसका हाथ जलेगा। अब दूसरी बार वह ऐसा कार्य नहीं करेगा, तो उसने मोमबत्ती को एक प्रतीक के रूप में ले लिया और उसके प्रति विचार विकसित कर लिया।
कि इससे क्या होता है, जलन होती है, हाथ जल जाता है या अपने को दर्द होता है, तो वो इसके पास नहीं जाएगा। तो ये प्रक्रिया वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है साथियों, तो बाकी तो ये बाकी बाद की चीज़ें हैं, तो ऐसा तो बच्चा ध्यान केंद्रित करना वगैरह ये सारी बाद में ही करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा। 13वां प्रश्न है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? 1. बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। दूसरा, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। तीसरा, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। चौथा ऑप्शन है, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। देखिए साथियों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे ने गायों को देखा नहीं है कभी। बाकी देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर रहेगा, बच्चा क्या बोल रहा है कि दूध बूथ पर जो है दूध मिलता है या मशीन देने वाली दूध है, या फिर बच्चा ये मानता है कि दूध बूथ पर जो दूध मिल रहा है वो मशीन से मिल रहा है अपने को। ऐसा क्यों मानता है वो? क्योंकि जब बच्चा दूध बूथ पर जाता है दूध खरीदने के लिए, तो उसको उसी मशीन से निकाल करके दूध की थैली दे देते हैं, इसीलिए वो मानता है ऐसा। तो यहाँ पे जो उसके अनुभव हैं, जो अनुभव हैं उसके, वो उन अनुभवों के आधार पे बता रहा है कि भाई मशीन से दूध दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो वो बिल्कुल सही रहेगा। तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, इसलिए 13 के प्रश्न का पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक उत्तर रहेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय व स्थान निम्न में से कौन सी है? तृतीय अवस्था। ठीक है, तृतीय अवस्था कौन सी है? संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। पहला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो साथियों, तीसरी जो अवस्था है वो आपकी, आप सब लोग जानते हो, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था क्या है? संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये पहली अवस्था है। उसके बाद दूसरी अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी आपकी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था या औपचारिक चिंतन अवस्था भी इसको बोल सकते हैं। तो ये 4 स्टेज इन्होंने जो है पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास में बताई गई थी, जो कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 15वां अपना प्रश्न है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। 1, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और ज्ञान। तो देखिए साथियों, 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा सही होगा? आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए, मैं सही उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ज्ञान, ज्ञान के बाद अवबोध, अवबोध के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण करना, विश्लेषण के बाद संश्लेषण करना, और सबसे लास्ट में होगा मूल्यांकन। ठीक है, तो ये उत्तर जो वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। चलिए 16वां अपना प्रश्न है कि पियाजे के विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। 1, अनुकरण, स्मृति व मानसिक प्रस्तुतिकरण। 2, विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता। 3, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता। या 4, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न। संवेदी गामक अवस्था किस अवस्था में होती है प्यारे साथियों? ये होती है आपकी 1 से 2 वर्ष की अवस्था या शेषवावस्था। एक प्रकार से अपन माने तो शेषवावस्था मान सकते हैं। अब शेषवावस्था में क्या सामाजिक मुद्दों पर बच्चा सरोकार कर सकता है? नहीं कर सकता। तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता इसमें नहीं होती है। विकल्पों की व्याख्या कर सकता है क्या, जैसे मैं कर रहा हूँ? या विश्लेषण कर सकता है किसी चीज़ का? नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं होगा। अनुकरण कर सकता है, स्मृतियों, मानसिक प्रस्तुतिकरण कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 साथियों सही रहेगा। ठीक है, अनुकरण कर सकता है, भाई बच्चा जो है अनुकरण करके ही तो सीखता है, तो ऑप्शन 1 जो है वो सटीक उत्तर इसका रहेगा। चलिए 17वां अपना प्रश्न है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। 1, 6 वर्ष की आयु में। 2, 11 वर्ष की आयु में। 3, 8 वर्ष की आयु में। या 4, 15 वर्ष की आयु में। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास साथियों कौन सी अवस्था में होता है, ये आपको पूछा है कौन सी आयु में होता है। तो यहाँ पे जो सटीक इसका उत्तर रहेगा वो आपका रहेगा 11 वर्ष की आयु में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, और यही आंसर सही माना गया था 11 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। चलिए 18वां प्रश्न है कि किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 1, सामाजिक विकास। 2, नैतिक विकास। 3, बौद्धिक विकास। 4, संवेगात्मक विकास।
तो साथियों, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो यहाँ पे साथियों उत्तर रहेगा बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास नहीं रहेगा। कौन सा रहेगा? बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास से ही संबंधित है। किसकी? एकाग्रता का संबंध बौद्धिक विकास से है। इसके अलावा सृजनात्मकता का जो संबंध है वो भी बौद्धिक विकास से है। इसलिए ऑप्शन 3 जो वो बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। 19वां अपना प्रश्न है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? 1 खेल के मैदान में, 2 घर में, 3 ऑडिटोरियम में, 4 विद्यालय व कक्षा में। तो बिल्कुल सीधा सा उत्तर है, विद्यालय और कक्षा में ऐसा कर पाएंगे अपन आराम से। चलिए 20वां प्रश्न है कि निम्न में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है? 1 समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, 2 सामाजिक अधिगम सिद्धांत, 3 मनोलैंगिक सिद्धांत या 4 चिन्ह अधिगम सिद्धांत। देखिए साथियों, जिस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया माना है वो कौन है? वो सिद्धांत कौन सा आपका? वो है समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। फिर है 21वां प्रश्न की आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है? 1 पहचानो कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। दूसरा बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। 3 बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहरी शब्दों का प्रयोग करना। 4 बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा बच्चों की गलतियों की जो व्याख्या है वो उनको अपन एक प्रकार से अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके करें। मनोहारी शब्द यानी कि मन को हरने वाले शब्द, यानी कि जो मन को बुरे न लगें, ऐसे शब्दों को उनकी गलतियों को संबोधित करें ऐसे शब्दों से, ताकि बच्चे को गलत ना लगे और उसकी गलती का भी उसको एहसास हो जाए। तो मनोहारी शब्दों का प्रयोग अपन करें तो यहाँ पे सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है? अमूर्त चिंतन की योग्यता, 2 अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, 3 लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, 4 दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पूर्व संक्रियात्मक काल यानी कि जो दूसरी स्टेज बताई गई है संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे के द्वारा, उसकी एक योग्यता कौन सी है? कौन सी विशेषता इन 4 ऑप्शन में से उसी दूसरी वाली अवस्था की है? तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा आपका लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। ठीक है, ये आपका सही उत्तर रहेगा। बाकी अमूर्त चिंतन, कल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की जो क्षमता है वो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी चौथी स्टेज में ऐसा होता है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नहीं होगा सही। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट इसका उत्तर रहेगा। 23वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 1 यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। 2 यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। तीसरा यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 4 यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? एक समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता हो ऐसा, समावेशन मतलब सभी बच्चों को एक साथ लेकर के अपन शिक्षा प्रदान करें तो वो समावेशी शिक्षा कहलाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इसी बात को बोलेगा कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही इसका रहेगा। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? 1 मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है उसका जोड़ा बनाया गया संधारण व वर्गीकरण करने योग्य। 2 औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो बनाया गया अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल। तीसरा शेषवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। और चौथा जोड़ा है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार।
तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, कौन से जोड़े का सही मिलान वाला जोड़ा है। तो साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाला जो बच्चा है वो निगमनात्मक विचार प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि निगमनात्मक एक प्रकार से इस प्रकार समझ सकते हैं कि बच्चे को अगर अपन पढ़ाएं तो पहले तो गणित का सूत्र बता दें, उसके बाद उसके प्रश्नों को करवाएं तो बच्चा आसानी से कर ले। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा इतना तेज हो जाए। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ऑप्शन 4 तो नहीं होगा। तीसरा अवस्था देखिए तीसरा ऑप्शन है शेषवावस्था। तो शेषवावस्था में साथियों तर्क वगैरह नहीं कर सकता बच्चा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन आपका वो क्या कि मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा होता है या अवस्था जो उसमें संधारण यानी कि इकट्ठा करने की बच्चे की शक्ति होती है, वर्गीकरण कर सकता है, योग्यता उसमें आती है। एक प्रकार से बाल्यावस्था की यहाँ पे बात हो रही है। तो बाल्यावस्था में तो संचय काल अपन बोलते हैं उसको, तो संधारण और संचय की बात है। तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही से जोड़ा बनाया गया, बाकी सारे के सारे गलत हैं। क्योंकि दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या बोल रखा है, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, यानी कि किशोरावस्था वाला बच्चा क्या अनुकरण करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, वो अनुकरण करता है शेषवावस्था में। तो अनुकरण यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, चलिए 25वां अपना प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? 1 सही जवाब क्या है? 2 क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? 3 विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? 4 क्या आप इनका उत्तर जानते हैं? सॉरी साथियों, थोड़े क्या लंबे लंबे पेपर हैं, 30 प्रश्न काफ़ी होते हैं एक बार में बनाने, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो गला जो वो थोड़ा ख़राब होने लगता है। देखिए जो यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका वो क्या होगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं अगर ऐसे पूछेंगे तो बच्चा भिन्न भिन्न तरीके सोचेगा, दिमाग लगाएगा ज़्यादा। तो ये जो प्रश्न है ये आपका जो है गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित बच्चों को करता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही यहाँ पे रहेगा। चलिए 26वां प्रश्न करते हैं। 26वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? 1 पुनः स्मरण और अधिगम, 2 चिंतन और अधिगम, 3 ग्रहण करना और अधिगम, और चौथा है अनुकूलन और अधिगम। तो 26 के प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा अनुकूलन और अधिगम। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक गुण है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही रहेगा, अनुकूलन और अधिगम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या है? 1 दोहराने की प्रवृत्ति, तो साथियों ये तो शेषावस्था में होती है, ये नहीं होगी। दूसरा अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि का अधिकतम विकास और मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार। तो जो मूल प्रवर्त्यात्मक साथियों व्यवहार है वो भी शेषावस्था का होता है। तो बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में हो जाता है? किशोरावस्था में हो जाता है, लगभग 15-16 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक उत्तर इसका रहेगा। 28वां प्रश्न है कि संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो 1 जानने को तैयार, 3 वृद्धि है साथियों, वृद्धि के लिए सीखना, 3 सीखने के लिए वृद्धि करना, 4 संवेगात्मक विकास। तो 28 का उत्तर रहेगा जो जानने के लिए तैयार हो। संज्ञान का अर्थ क्या है? संज्ञान से क्या तात्पर्य है? संज्ञान मतलब जो जानने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सीधा सा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव खालिस्तान होते हैं। 1 स्वतंत्र एकीकृत, 2 अन्य तीसरा अन्य पर आश्रित, या चौथा ऑप्शन अंतः संबंधित। तो साथियों जो संज्ञान और भाव जो हैं वो जजोंक के अनुसार क्या है? स्वतंत्र हैं। क्या है आपके? स्वतंत्र, यानी कि अलग अलग हैं एक प्रकार से। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है? 1 सृजनात्मक सोच, 2 अमूर्त सोच, 3 मूर्त सोच, या 4 प्रतिक्रियावादी सोच। ठीक है, प्रतिक्रियावादी सोच। तो यहाँ पे कौन सा सही रहेगा साथियों? यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मूर्त सोच। जब अपने अनुभवों के आधार पे कोई देखी हुई चीज़ के बारे में जब बच्चा सोचता है तो वो होता है मूर्त चिंतन, और बिना देखे किसी वस्तु के बारे में अपन जब सोचते हैं वो होता है अमूर्त चिंतन। तो यहाँ पे अपने अनुभवों के आधार पे सोच रहे इसलिए होगा मूर्त चिंतन, और ऑप्शन 3 सही रहेगा। तो अब 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया, टेस्ट पसंद आया तो साथियों लाइक बिना करिए मत जाइएगा। इसके अलावा कमेंट भी ज़रूर कर जाएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए,
और आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लगी। इसके अलावा साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पसंद आया, आपको टेस्ट पसंद आया, हमारी मेहनत आपको सही लग रही है और आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।